Hello everyone. Very good afternoon to all of you. Hey guys, here I'm once again with a fresh lecture of French Revolution. Okay, so let us discuss it today. Before we discuss, let me tell you something. Sorry, let me tell you something about my lectures related, information. Uh, One thing I really want to tell you students, while forming the answer, while just listening the lecture, you should put a paper and copy. Whether if you are not having a paper or a copy, you must listen the lecture. Point wise, I summarized everything that is okay. I squeezed everything that is in the topic. Need not to write or to learn anything except my lectures, as it is a complete squeeze, which means निचोड़. ये एक पूरा निचोड़ है आपके lectures. आप उसको आसानी से बस सुने और उसको फॉर अ लॉन्ग यू हैव टू जस्ट कीप दिस वीडियो. आपको ये वीडियोस जो हैं वो आपको बहुत लंबे समय तक रखने हैं. टिल देन यू हैव टू कंप्लीट टिल देन यू कंप्लीट योर नोट. ओके, जब तक आप अपनी नोट्स पूरी नहीं कर लेते हैं. सो आई ट्राई टू मेक नोट्स थ्रू माई लेक्चर. ओके, दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल एज आई जस्ट शॉर्टेड आउट everything that is essential in the lecture. So keep it in your mind. Okay, and there would be nothing except nothing outside except my lecture. so without wasting your time, let us discuss the very next lecture, which is the France became a constitutional monarchy. Okay, as I told you about constitutional monarchy. Okay, in short, that constitutional monarchy is also a form of monarchy. Okay, where a ruler, a king rule, but king rules, but the king rules as per the guidelines of the constitution that is drafted by the country. Okay, so this form of government is known as constitutional monarchy. Okay, so let us discuss the lecture further. So students, National Assembly completed the draft of constitution in 1791. नेशनल असेंबली, जो कि स्टेट्स जर्नल से बन के टूट के बनी थी, नेशनल असेंबली, उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट मतलब तैयार कर लिया 1791 में, 1791 में. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क. उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि वो मोनार्क के पावर्स को लिमिट करना. ठीक है, मोनार्क से के पावर्स को लिमिट करना उनका ऑब्जेक्टिव था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे. सेकेंड पॉइंट, these powers instead of concentration in one hand, separated and assigned to different institutions as legislature, executive, judiciary. ये जो पावर्स थे वो एक हाथों में, अभी तक जैसे वो एक हाथों में हुआ करते थे, अब वो एक हाथ में होने के बजाय, कॉन्सेंट्रेशन एक हाथ में होने के बजाय, ये पावर डिसेंट्रलाइज कर दिया गया और कई हाथों में दे दिया गया, कई इंस्टीट्यूशंस को दे दिया गया, जिनमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मेन थे. उनमें पावर्स को बांट दिया गया. ठीक है, जिसको हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं भारत में. ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बांट दिया गया. दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और ये होने के बाद फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होके रह गया. ओके, थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 wasted the power to make laws in National Assembly, which was indirectly elected. ओके, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने संपूर्ण शक्ति, देश को रूल करने की जो संपूर्ण शक्ति थी, वो सारा का सारा ला करके नेशनल असेंबली के हाथों में दे दिया. ठीक है, जो कि एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी, सारी शक्ति उसके हाथों में आ गई. फोर्थ पॉइंट, नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड राइट टू वोट. ओके, लेकिन अब देखिए कुछ गलतियां हर जगह, सम मिस्टेक्स ऑफन kept alive which lead to a destruction. ठीक है,
हमारे जीवन में ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती हैं, छोटी मोटी गलतियां, जो आगे बढ़ कर के एक बड़ा विनाश का कारण बनती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखिए यहाँ पे बनती, जैसे कि नॉट ऑल सिटीजन्स हावेवर हैड राइट टू वोट, सभी लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला। ठीक है, वोट देने का अधिकार जो था वो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको नहीं दिया। ठीक है, मीन्स सिटीजन्स जो थे उनको एक तरह से डिफ़ाइन किया गया। ठीक है, सिटीजन्स को डिफ़ाइन किया गया। उसको डिफ़ाइन किस तरह से किया गया, जैसे आज हमारे इंडिया में एवरीवन, ओके, दोज आर अबव 18 और 18 ईयर्स ओल्ड, दे ऑल हैव राइट टू वोट। बट इन फ्रांस सभी सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। केवल पुरुषों को, मेन को ना, दोज वर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज who paid taxes to at least 3 days of labor's wage, okay, were given the status of active citizens. Citizens को दो फॉर्म में जो है, दो फ्रेम में डिवाइड कर दिया गया। ओके, ये दो फ्रेम ये दो फ्रेम जो थे उनमें दो फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया गया सिटीजन्स को। एक बोले गए एक्टिव सिटीजन्स और दूसरे पैसिव सिटीजन्स। ओके, तो ये एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में सिटीजन डिवाइड किया गया। एक्टिव सिटीजन्स वो थे, ओके, दोज वर पेइंग टैक्सेस। ओके, जो टैक्सेस पे करते थे वो लोग एक्टिव सिटीजन कहलाए। टैक्सेस कितना, जो कम से कम एक मजदूर के 3 दिन की मजदूरी बराबर टैक्स पे करते थे, उन्हें एक्टिव सिटीजन का स्टेटस मिला। ठीक है, उन्हें एक्टिव सिटीजन का स्टेटस मिला। ओनली दे वर इंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है, केवल वही लोग जो हैं वोट देने के अधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिमेनिंग मेन एंड वीमेन वर कंसीडर्ड एज पैसिव सिटीजन। अब उनके अलावा ना, टैक्स पेयर्स के अलावा जितने पुरुष, जितनी स्त्रियां बचीं, वो सबको पैसिव सिटीजन माना गया, जिन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। टू क्लासीफाई एज एन इलेक्टर, एक इलेक्टर के रूप में क्लासीफाई होने के लिए, ओके, इलेक्टर मतलब इलेक्शन में क्वालिफाई होने के लिए, अ मेंबर ऑफ द असेंबली एंड अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग, या एक मेंबर ऑफ असेंबली बनने के लिए एक व्यक्ति को हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है, इलेक्टर के रूप में अगर क्वालिफाई करना है या असेंबली बनना था वहाँ पे फ्रांस में उस नेशनल असेंबली के लिए, तो एक व्यक्ति तभी एलिजिबल होता था जब वो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर में शामिल होता था। मींस जो ज़्यादा टैक्स पे करते थे, सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को ना असेंबली के मेंबर्स के रूप में इलेक्ट किया जाता था, क्योंकि ये पहले इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी, बाद में इलेक्टेड तो हुई लेकिन पार्शली इलेक्टेड हो गई, आंशिक रूप से चुने हुए लोग, और उसमें वो लोग जो टैक्स पे करते थे वो वोटर्स बनते थे, और जो ज़्यादा टैक्स पे करते थे, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स होते थे, उन्हें जो हैं उन्हें इलेक्टर्स के रूप में और असेंबली के मेंबर्स के रूप में क्वालिफाई होने का मौका मिलता था। ओके गाइस, next point, the constitution began with a declaration of right. Okay, so now after the constitution began with the declaration of right. अब यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं अब बताने चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, जब हम कभी रिवोल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है, आज NCERT आपको उसके पहले के रिवोल्यूशन, जिसको हम ग्लोरियस रिवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ, उसकी बात नहीं करते, अमेरिकन रिवोल्यूशन अमेरिका में हुआ, हम उसकी बात नहीं करते, हम केवल फ्रेंच रिवोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को, और NCERT भी इसको जगह देती है। कारण क्या है इसके पीछे का, ठीक है, तो कारण ये है बच्चों कि फ्रांस से ही पब्लिक राइट्स की शुरुआत हुई। ठीक है, जो पॉलिटिकल राइट्स, जो इकोनॉमिक राइट्स, जो एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसकी शुरुआत जो है वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से मानी जाती है। ठीक है,
या फ्रांस ने ही आईना दिखाया सबको संविधान में लोगों को अधिकार देने की, तभी इसीलिए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट। संविधान ने एक अधिकारों की ना व्यक्ति और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। व्यक्ति और नागरिक, नागरिक कौन थे? जो एक्टिव थे, और बाकी लोग व्यक्ति थे। तो व्यक्ति और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ ना, और इस वर established as a natural and inalienable rights, जो बनना बदलने वाले अधिकार के रूप में, और प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय अधिकार के रूप में, न बदलने वाले अधिकार के रूप में ना, सभी लोगों को वहाँ प्रदान किया गया। ओके, दे बिलोंग टू ईच सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट टू बी टेकन अवे। वो जन्म के आधार पर सभी को सिटीजन मान लिया गया, और इसके साथ साथ एंड नॉट टू बी टेकन अवे, और यह भी घोषणा की गई कि उनकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती है। इट वॉज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, और स्टेट को ये जिम्मेदारी दे दी गई, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत वहीं से हुई, और ड्यूटी स्टेट को दे दी गई कि हर एक नागरिक के नेचुरल राइट्स को आप प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो इस तरह से जो है फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, और फ्रांस में नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। ओके, सो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स यहाँ पे ऑलरेडी और एम्फेसाइज करके दिया है। आप इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेंगे। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम, you can contact me. Okay, so this is what the point here about the France becomes a constitutional monarchy. Okay, so the next point is that we have to study here is the next topic. Okay, and the next topic is the France abolishes monarchy. Okay, France abolishes monarchy and becomes a republic. Okay, this is the next topic that we are going to start, and this is really one of the very important point. Okay, as you know, France faced several stages before it become a republic, liberal and independent itself. Okay, तो फ्रांस में कई चरण में, कई स्टेप्स में चीज़ें बदली ना। तो उसमें ये दूसरा चरण जो है, हम लोग फ्रांस में हमने पहले मोनार्क को स्टडी किया। मोनार्क के बाद हमने स्टडी किया किस तरह से फ्रांस में नेशनल असेंबली का रूल चला। अब नेशनल असेंबली के समाप्ति और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी के द्वारा, ठीक है, जैकोबिन्स की गवर्नमेंट या रेन ऑफ टेरर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस में जो है ना मोनार्की अबॉलिश, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है उसको समाप्त करके एक रिपब्लिक बनाया जाता है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, देयरफॉर you should have patience. Okay, so everyone, let's move toward this topic. Okay, so the first point is, although Louis XVI had signed a constitution, but secretly he entered into a secret negotiation with the king of Prussia. Okay, so भले ही फ्रांस में, ठीक है, भले ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अपने आप को उसने ढाल लिया था लुई 16 ने, लेकिन उसने चोरी चोरी जो है एक सीक्रेट निगोशिएशंस भी शुरू किया ना। एक सीक्रेट साझेदारी उसने प्रूसिया के राजा के साथ साथ अंदर अंदर करता रहा वो, ठीक है, जिसको हम बेट्रायल कहते हैं, जिसको हम धोखा कहते हैं, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट, नेबरिंग कंट्रीज बीइंग वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। जो पड़ोसी देश थे वो फ्रांस में मोनार्की के ख़त्म होने के स्तर को देखते हुए चिंतित थे, क्योंकि वो सभी भी मोनार्क थे। उन्हें अपनी चिंता लग रही थी कि कहीं इनके बाद हमारे यहाँ भी मोनार्की ख़त्म ना हो जाए।
उन्होंने क्या किया, दे सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस सिंस 1789 इन फ्रांस. ओके, दे सेंड ट्रूप्स, उन्होंने अपनी सेना की टुकड़ियाँ फ्रांस में भेजना शुरू कर दिया. ठीक है, जो चीज़ें फ्रांस में 1789 से चल रही थी उन्हें समाप्त करने के लिए उन्होंने अपनी सेनाएं भेजना शुरू कर दिया. बट बिफोर दिस, थर्ड पॉइंट, बट बिफोर दिस कुड हैपन, लेकिन यह हो सकता है इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वोट करके ना प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया. ठीक है, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया, युद्ध की घोषणा कर दी. ठीक है, अब युद्ध की घोषणा होने के बाद, नेशनल असेंबली के द्वारा युद्ध की घोषणा होने के बाद, thousands of people came to join the army. हजारों लोग पूरे देश से उमड़ घुमड़ने लगे और आ करके आर्मी ज्वाइन करने लगे. They considered it war against kings and aristocracies. उन्होंने इस चीज़ को राजाओं और इसके साथ साथ जो एरिस्टोक्रेसीज थी, जो निरंकुश संतंत्र था, उसके खिलाफ इसको लड़ाई मान करके लोग स्वयं से खुद से जो है आ करके आर्मी में ज्वाइन होना शुरू हो गए. ओके, आफ्टर दिस पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वर कंपोज्ड. ठीक है, उसी दौरान पैट्रियोटिक देशभक्ति गीत बनाए गए. किसके द्वारा? रोजट डिलाइजल के द्वारा. रोजट डिलाइजल के द्वारा पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाए गए. ओके, और वो सॉन्ग क्या था? वो सॉन्ग था मार्सलेस. ओके, मार्सलेस या मार्सलेस करके एक सॉन्ग जो है उनके द्वारा कंपोज किया गया, रोजर डिलाइजल के द्वारा. और इस सॉन्ग को ना ड्यूरिंग मार्च इन पेरिस, जब वॉलेंटियर्स जो ज्वाइन किए थे आर्मी को, जब वो पेरिस में मार्च करते हुए निकले तो वो यही गाना, यही सॉन्ग जो है गाते हुए निकले. ठीक है, सो दिस इज़ वाई लेटर व्हेन फ्रांस बिकेम अ नेशन, जब फ्रांस एक स्वतंत्र राष्ट्र बना बाद में, तो यही जो सॉन्ग था मार्सलेस, वो फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया. ठीक है, इट बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस. ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया. ओके, आफ्टर इट wars brought losses and economic difficulties to people. ओके, लड़ाई जब हुई, लड़ाई के द्वारा बहुत नुकसान हुआ, इससे बहुत नुकसान हुआ, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो गई लोगों के सामने. क्यों? क्योंकि जितने भी पुरुष थे घरों में वो तो लड़ाई में चले गए, और जो महिलाएं थी वो घरों में बच गईं, और महिलाओं को इकोनॉमिक जो उनकी अपनी लिविंग थी उसके लिए कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ा, कमाने के लिए अपनी लिविंग को. तो इस तरह से मेन बाहर जाने से इकोनॉमिक हालत जो थी बहुत ही ख़राब हो गई, युद्ध में बहुत नुकसान हुआ और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हुई. लोगों ने ये महसूस कर लिया था कि युद्ध अब लंबा चलने वाला था. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स टू रिच ओनली. अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ गलतियां थीं, उसमें केवल रिच लोगों को ही पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे. ठीक है, अमीर लोग जो टैक्स पे कर सकते थे केवल उन्हीं को पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे. सो पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम, अब उस पर चर्चा करने की जगह जगह जो है एक सुगबुगाहट शुरू होने लगी. लोग जो है इन सब चीज़ों से परेशान हो गए. एक तरफ युद्ध छिड़ा हुआ था, दूसरी तरफ अधिकार नहीं मिल रहे थे ना, इकॉनमी ख़राब हो रही थी. तो लोग अब आपस में चर्चा करना शुरू कर दिए ना कि क्या आगे हो सकता है. इसके लिए पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल टू डिस्कस people to those wish to discuss government policies and plans. ओके, तो पॉलिटिकल क्लब्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे स्थान बने जहाँ पे लोग बैठ करके सरकार की पॉलिसीज़ और प्लान्स को डिस्कस करने लगे. इस तरह की सबसे सक्सेसफुल जो पॉलिटिकल क्लब बना उसका नाम जैकोबिन्स पड़ा. ठीक है, जो सबसे सक्सेसफुल ऐसी एक इंस्टीट्यूशन बनी, एक सक्सेसफुल ऐसी क्लब बना, उसका नाम जैकोबिन्स था. जैकोबिन्स एक फॉर्मर कॉन्वेंट सेंट जैकब जो थे पेरिस में, उनके नाम से इस संस्था का नाम, इस पॉलिटिकल क्लब का नाम. ठीक है, पॉलिटिकल क्लब जैकोबिन क्या था? एक पॉलिटिकल क्लब था जहाँ पे लोग बैठ कर, मोस्टली लोग बैठ करके अपनी चर्चाएं करते थे. ठीक है, चाहे जैसे पब्लिक प्लेस पे या किसी स्पेशल जगह पे बैठ के लोग डिस्कस प्लान्स को गवर्नमेंट की और उसकी
पॉलिसीज़ को डिस्कस किया करते थे. ओके, सो both men and women, they both had their separate Jacobins till then. Okay, इन सब के अपने Jacobins हो चुके थे. So जो members of Jacobins थे were less prosperous sections of society. जो members थे Jacobins के वो लोग थे जो कम prosperous थे, कम समृद्ध सेक्शन था समाज का, ऐसे लोग उसके members थे. ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से समाहित थे शॉपकीपर्स, आर्टिसंस. ओके, ये सभी लोग जो हैं शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर्स. ओके, ये सब जो हैं इसमें शामिल थे. ठीक है, सो देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरी. स्टूडेंट्स, you have to know this name, you have to remember this name. Okay, Maximilian Robespierre. So Robespierre was the man who initiated the Jacobins Club. Okay, was the leader of the Jacobins Club. तो उसके साथ ये सारे समाज के लोग उसके साथ ज्वाइन हो गए. ओके, जैकोबिन्स यूजुअली वियर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र. आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि वो एक लंबा जो है एक लंबा ट्राउज़र पहनते थे. ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र. ओके, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र पहनते थे. एंड नोबल्स वर नी ब्रीचेस. और जो समाज के नोबल्स थे वो नी ब्रीचेस, नी तक के जो है ब्रीचेस पहनते थे, ड्रेसेस पहनते थे. दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज. ये जो जैकोबिन्स थे बाद में यही क्या जाने गए, इनको जो है एक नाम दिया गया. इन जैकोबिन्स को एक नाम दिया गया और वो कहलाए जैकोबिन्स जो थे वो सैनकुलेटर्स. ओके, सैनकुलेटर्स कहलाए. सैनकुलेटर्स नाम से ये जाने गए. ठीक है, सैनकुलेटर्स, ये जैकोबिन्स जो इस तरह के ड्रेस, एक यूनिफॉर्म पहनते थे. लिटरली सैनकुलेटर्स का मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस. ओके, वो लोग जो नी ब्रीचेस के नीचे कपड़ों के बिना होते हैं उन्हें सैनकुलेटर्स कहा गया. ओके, मेन वोर अ रेड कैप सिम्बलाइज्ड लिबर्टी. इसके अलावा जो पुरुष थे उन्होंने एक रेड कैप लगाना शुरू किया. ठीक है, एक रेड कैप उन्होंने लगाना शुरू किया जिसको उन्होंने, ठीक है, जो एक सिंबल था लिबर्टी का, स्वतंत्रता का. हालांकि जो विमेन थी उनको ऐसा कुछ करने का अलाउ नहीं था, कैप वगैरह उनको लगाने का अलाउ नहीं था. ओके, सो in summer of 1792, Jacobins planned a revolt against short supply and high prices of food. समर 72 आते आते जैकोबिन्स जो थे उन्होंने एक विद्रोह प्लान किया जो है शॉर्ट सप्लाई और हाई प्राइसेस के खिलाफ. जो खाने की हाई प्राइसेस और शॉर्ट सप्लाई हो रही थी उसके खिलाफ उन्होंने एक विद्रोह कर दिया. ठीक है, सो विद्रोह कर दिया उन्होंने. एंड स्टॉर्म्ड एट पैलेस ऑफ ट्यूलरीज. और इसके साथ ही उन्होंने पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पे आक्रमण कर दिया. ओके, किल्ड किंग्स गार्ड्स. राजा के अंगरक्षकों को मार डाला. एंड किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज. और उन्होंने राजा को कई घंटों के लिए, हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक, बना लिया. द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. जो असेंबली थी उसने वोट किया. ठीक है, रॉयल फैमिली को जब उसके बाद असेंबली में वोट कराया गया तो उन्होंने वोट किया रॉयल फैमिली को गिरफ्तार करने का, उन्होंने के लिए वोट किया असेंबली ने. इलेक्शंस वर हेल्ड. ऑल मेन अबव 21 रिगार्डलेस ऑफ प्रॉपर्टी गॉट राइट टू वोट. अब क्या बदलाव हुआ, फिर इलेक्शंस हुए. ठीक है, जो नई इलेक्टेड असेंबली थी उसमें वोट किया गया. ठीक है, और वोट करने से क्या हुआ कि एक चेंज किया गया. अभी पूरा चेंज तो नहीं लेकिन थोड़ा चेंज किया गया कि जो इलेक्शंस हुए उसमें 21 साल के 25 के स्थान पे 21 साल के सभी लोगों को, चाहे प्रॉपर्टी वाले हो चाहे प्रॉपर्टी वाले ना हो, लेकिन केवल पुरुषों को जो है राइट टू वोट दे दिया गया. अभी महिलाएं नहीं मिली, महिलाओं को, केवल पुरुषों को, चाहे जिस एज और जिस इकॉनमी के थे उनको राइट टू वोट प्रदान कर दिया गया. किसके द्वारा, इस जैकोबिन्स के द्वारा. जब नई इलेक्शंस हुए तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली
on 21st September 1792 abolish द मोनार्की ना। जो नई इलेक्टेड असेंबली थी उसने क्या किया, उसने 1792 में नई जो मोनार्की थी उसको अबॉलिश कर दिया, उसको समाप्त कर दिया एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस रिपब्लिक, और उन्होंने फ्रांस को एक रिपब्लिक के रूप में डिक्लेयर कर दिया, फ्रांस को एक रिपब्लिक के रूप में डिक्लेयर कर दिया। स्टूडेंट्स, यू शुड नो व्हाट इज़ अ रिपब्लिक। ओके, हम हर साल जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके, सो रिपब्लिक क्या होता है? सो रिपब्लिक इज अ इंस्टीट्यूशन वेयर द लीडर्स ऑफ द नेशंस आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, not only the leaders but also the head of the nation is also elected by the people। तो जहाँ ऐसी व्यवस्था होती है उसको हम रिपब्लिक या गणराज्य कहते हैं। ओके, सो इट इज़ रिपब्लिक। तो इंडिया इज़ अ रिपब्लिक क्योंकि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट भी चुना जाता है, इसलिए ये एक रिपब्लिक कहलाता है। इसलिए हम 26 जनवरी 1950 से रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्लियर? सो क्या हुआ कि सारी मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया 21 सितंबर 1792 को। उसके बाद क्या हुआ? लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ओके, लुइस 16 जो है उसको, उसके बाद क्या हुआ कि लुइस 16 को ट्रीजन मतलब एक देश के साथ विश्वासघात, देशद्रोह करने के आरोप में उसके खिलाफ ना मौत की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एक्सक्यूटेड पब्लिकली, और सार्वजनिक रूप से ओपन पब्लिक प्लेस पे उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, कहाँ पे? एक स्थान था डीला कॉनकॉर्डे, वहाँ पे डीला कॉनकॉर्डे में उसे फांसी दे दी गई, और उसके बाद जो रानी एंटोइनेट थी उसको भी बाद में फांसी दे दी गई। ओके, सो दिस वे द चैप्टर ऑफ लुइस 16 and the National Assembly was ended here, and a new government established by the Maximilian Robespierre, which was known as the Reign of Terror later. Okay, this we would discuss in the next lecture। इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Till then, enjoy yourself. Thank you very much everyone.